चलिए ठीक है। प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम। ठीक। ठीक, उसको लिख लीजिए, है ना। प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम बचा हुआ था ना। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, फिर बात करेंगे गांधी के बारे में, है ना। गर्मी तो एकदम बताइए, अभी तो मई अभी स्टार्ट हुआ है ना। अप्रैल में हालत खराब किए हुए है। अब मई अभी शुरू है। वही ना करे कि मई अब स्टार्ट हो गया। है। 4 दिन हो गया। क्या जी, गर्मी गर्मी का असर सीधे माथे पर हुआ है क्या? हाँ? कल 1 तारीख से आज 2 तारीख है। हैं? कोविशील्ड नहीं ना लिए थे जी? कोवैक्सीन है तब तो कोई बात नहीं। 4 महीने के बाद। ये ऐसा कौन सा भविष्यवाणी हुआ है जी? है? कुछ होगा क्या? है? मानसून इतना जल्दी कहाँ? जून में। मानसून का डेट है 1 जून को मानसून भारत में प्रवेश करता है केरला में। अब 15 जून को बिहार में आता है। तो अभी तो मई स्टार्ट हुआ है। कहाँ से आ गया? है ना। हाँ। कब है आप लोग का? 15 तक हो जाएगा 12 जून तक। 45 दिन का। 43 दिन। मतलब 1 से 15 के बीच में एग्जाम आप लोगों का? एक आदमी कोई बोलिए। प, पन, 10 से 12। 10 से 12 2 दिन में निपट जाएगा सबका। हाँ। टेंटेटिव है। हम्म। हाई तो अगस्त में नहीं हो पाएगा, टीआर 4 अगस्त में नहीं हो पाएगा। चलिए, आइए विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम। अरे पगला, बोलेंगे तन आएगा जी। कोहरा आवाज नहीं। हाँ? हाँ? चलिए, विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम, है ना। चलिए, तो विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम है। तो लिखेंगे पहला फैक्ट्री अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। पहला फैक्ट्री अधिनियम। इसे तो पहला सवाल यही बन जाता है कि कब आया था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में लिख लेंगे। लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था पहला फैक्ट्री एक्ट। उद्देश्य लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इस पहले फैक्ट्री एक्ट के लाने के पीछे की और का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो लिखेंगे कि इसमें बाल श्रम पर बात किया गया था। मुख्य तौर पर इसका जो मुद्दा था वो क्या था? बाल श्रम था। हाँ, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर मुख्य मुद्दा था इसका। बाल श्रम का, बाल श्रम पर यह बात किया था। ठीक है। बाल श्रम। नेक्स्ट लेंगे प्रावधान, प्रोविजंस। इसमें प्रावधान था
कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी में नहीं लगाया जाएगा, यानी काम में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है, मैंने 7 इयर्स से कम उम्र का यदि बच्चा है तो उसके लिए काम जो है वो प्रोहिबिट रहेगा। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगला पॉइंट लिख लेंगे कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। तो ये बेसिकली बाल श्रम के लिए था, है ना, जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम में नहीं लगाया जाएगा। अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए जो है आवर्स निश्चित किया जाएगा, उसी आवर में वो काम करेगा, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आवर भी निश्चित किया गया इसके तहत। ठीक है, तो ये था पहला फैक्ट्री एक्ट, है ना। नेक्स्ट लेंगे दूसरा फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट। तो दूसरा फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है जी, तो लिखेंगे दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891, 1891। एक बज लो हो, बाप रे बाप, ये आदतवा ना छूटतो ना, हम ही को सुधरना पड़ेगा का कि बोलने बंद कर देगी, छोड़ भाई अब बजाओ, अपना गाने बजा के छोड़ दो, है कि नहीं, कि भाई अपना बज रहा है, हाँ? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1800, ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम बार बार कहते हैं कि अपना वाला मैटर वा कौन गांव भर के जाने का क्या जरूरत है कि नहीं। राइट टू प्राइवेसी इसमें भी तो है ना, निजता का अधिकार। मोबाइल आपका निजी चीज है, वो बजे चाहे ऊपर किसी का भी मैसेज आए, अब वो आदमी यहाँ है नहीं लेकिन उसको चर्चा में ला देते हैं, आप लोग ला देते हैं ना, खाली छोड़ करके साइलेंट करके रखिए, बाद में अपना मैटर देखते रहिएगा। अब कितना आदमी सब रहता है उसको डांट उट सुनने का डर रहता है, नहीं कि डटा जाएगा कि भाई हमार मैसेज ना देख लो, हमार फोन ना देख लो, हाँ झगड़ा उड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगा, हाँ नहीं, कोड वर्ड है, मैं कहा अलर्ट आता है, देख रहा ना, अनुभव बोलता है, देख रहा ना, हाँ? अनुभव बोलता है, तो कह रहा कि अलर्ट है, हाँ? क्या हो जी, अनुभव नहीं है। देखिए अनुभव अगर है तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है जी, अनुभव नहीं है तब बुरा बात है, ये डिप्रेशन है कि क्या बात हो गया। अरे जनगणना में शामिल होकर थोड़ा ना जन्म हुआ है, जन्म एक ही है, इसी एक ही जन्म में आपको सब अनुभव ले लेना है ना, ताकि ऐसा ना हो कि किसी चीज का अनुभव आपको हो नहीं हो, दिक्कत होने हो जाएगा। हाँ, लेकिन बस ध्यान रहे कि अनुभव अनुभव तक रहे, है ना, अनुभव जो है उसका बैड इंपैक्ट ना पड़े, है ना, पॉजिटिव अपना जो है सो देख लिया समझ लिया, हो गया, बात खत्म, है ना। चलिए, तो दूसरा फैक्ट एक्ट 1891 समय कौन था जी, लॉन्सडाउन, गुड। इस समय वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, तो लॉर्ड लैंसडाउन जो थे यहां पर थे, उद्देश्य लिखेंगे इसका, तो इसका उद्देश्य था महिला श्रम, वीमेंस लेबर। ठीक है, महिला श्रम के संबंध में ये था। ठीक है, क्या था, महिला श्रम।
अब ब्रैकेट में लेंगे छुट्टी एवं काम के घंटे, छुट्टी एवं काम के घंटे निर्धारित करने के संबंध में। छुट्टी एवं काम के घंटे निर्धारित करने के संबंध में। ठीक है, प्रावधान, प्रोविजन। तो प्रावधान लिखेंगे कि महिला श्रम के साथ साथ बाल श्रम के बारे में भी सुझाव दिया गया। महिला श्रम के साथ साथ बाल श्रम के संबंध में भी सुझाव दिया गया। अब नोट कर लें इसमें क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि 9 वर्ष से कम, 9 वर्ष से कम उम्र के, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। अब पहले वाला में क्या था, 7 वर्ष से कम, इसमें क्या हो गया 9 वर्ष से कम। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा बात, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें था कि पहला वाला में कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा जी, है ना। तो यहां क्या कर दिया कि 9 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा। यहां पर था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम का घंटा निश्चित किया जाएगा। यहां हो गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए काम का उम्र निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बदलाव देख रहे हैं क्या पे हुआ। अब महिलाओं के संबंध में क्या हुआ था, तो उनके भी काम के घंटे और छुट्टियां निश्चित की गई कि उनको एक साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, है ना, वीकली उनको एक दिन की छुट्टी होगी। और काम का सामान्य तौर पे जो घंटा होगा वो 8 घंटा निर्धारित था कि इनको 8 घंटा काम करना है ना। और अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 12 घंटा का काम करना है। तो ये एक टाइम भी इनको फिक्स किया गया था महिलाओं के संबंध में। बालकों के संबंध में एज का ध्यान रखा जा रहा था, है ना, कि उनको काम के वजह से उनके आयु पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। ठीक है, प्रोसीड। अब लिखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि श्रम सुधार से संबंधित भारत में कौन सा कमीशन बना था जो श्रम सुधार से संबंधित था। तो लेबर रिफॉर्म से संबंधित कमीशन का नाम बताइए, याद है किसी को कुछ, जो श्रम सुधार के संबंध में आया था। ये लिखाए हैं, जब उद्योग पढ़ा रहे थे ना तो वहां पे बताए थे। भाई के नोट्स आप लोग देखते नहीं है, खोल के देखते हैं, हैं? बस खाली पढ़ लेना है ना। तो याद कौन करेगा जी, याद करना भी तो जिम्मेवारी होना चाहिए, है। श्रम सुधार से संबंधित कमीशन का नाम है विटले कमीशन। ठीक है, विटले कमीशन। ठीक है, विटले कमीशन को श्रम सुधार से संबंधित माना जाता है, विटले कमीशन। विटले कमीशन को श्रम सुधार से संबंधित माना जाता है। ठीक है,
हो गया। लिखेंगे मजदूरों का अब ये हो गया ना। अब नोट करके लिखेंगे मजदूरों का पहला राजनीतिक हड़ताल, फर्स्ट लेबर स्ट्राइक, कब हुई थी? मजदूरों का पहला राजनीतिक हड़ताल कब हुआ था जी? हम्म। पहला राजनीतिक हड़ताल कब हुआ था? हम्म। 1903 में। कब भेलो? 1903। ठीक है। ठीक नहीं याद रखे पड़तो तब ठीक होतो। हाँ। हाँ महाराष्ट्र में। ऑप्शन ऑप्शन तो देवे करेगा एग्जाम में। यहाँ पे क्यों ऑप्शन तलाश रहे हैं? यहाँ ऑप्शन मत तलाशिए, है ना। यहाँ पे तो अभी जब आप तैयार कर रहे खुद को तब ऑप्शन मत लीजिए। ये तैयारी ना है जी। तैयारी के समय जो हथियार है उस पर विश्वास रखिए, ये नहीं कि एगो फेल कर जाएगा तो दूसरा चलाएंगे। जब तैयारी में ही है तो फेल करवे करेगा वहां पर। तैयारी में आपका ऐसा होना चाहिए कि हमको ऑप्शन का काम नहीं है। बाकी कमीशन तो आपको ऑप्शन देगा ही, है ना। इसलिए विकल्प पर डिपेंडेबिलिटी नहीं रखना है। तब तो सब एग्जाम धीरे टफ ही ना हो रहा है जी। इतना टफ बना देगा ना धीरे धीरे कि आपको ऑप्शनों देख के नहीं हवा लगेगा। अब हो रहा है बड़े एग्जाम में तो हो रहा है। ऐसा ऐसा ऑप्शन देता है कि छांटने का भी विकल्प खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सब एग्जाम उसका कॉपी करेगा। तो अब एंड ऑफ द टाइम मतलब सब बात का ये बात यही है कि आपको सब बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कंपटीशन जितना जितना तगड़ा होते जा रहा है, जितना लेट होता जा रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा हर बात, है ना, अपने जुबान पर। याद रखने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन। आज के डेट में कोई भी इसलिए फेल नहीं कर रहा है कि वो पढ़ा नहीं है। सोर्स इतना है ना कि सब लोग कहीं ना कुछ सब चीज पढ़ ही ले रहा है। लेकिन दिक्कत है कि पढ़ लेने का नहीं, याद कर लेने का। जिसको याद है वो पास हो जा रहा है, और जिसको याद नहीं रह रहा है वो छूट जा रहा है पीछे। तो सारा लड़ाई याद कर लेने का है कि आप चीजों को याद कर लीजिए। प्रोसीड। 1903 में हुआ था, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि 1908 में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी 1908 में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी हड़ताल किया था। कपड़ा मिल मजदूरों ने भी हड़ताल किया था। तो ये लोग क्यों किया था? तो तिलक को आप याद करें 1960 में तिलक को 6 वर्ष का सजा हुआ था, है ना। तो तिलक को जो 6 वर्ष का सजा हुआ था उसी के विरोध में यह हड़ताल हुआ था। नोट कर लिख लेंगे कि 6 वर्ष के लिए तिलक को दिए गए सजा के विरोध में यह राजनीतिक हड़ताल हुआ था। यह राजनीतिक हड़ताल हुआ था, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम ट्रेड यूनियन। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम। हम्म।
तो प्रथम ट्रेड अधिनियम यूनियन आया था 1926 में, 1926, 1926। ठीक है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 लिखेंगे कि इसके तहत मजदूरों को हड़ताल को कानूनी मान्यता दी गई। इसके तहत मजदूरों को हड़ताल को कानूनी मान्यता दी गई। कानूनी मान्यता दी गई, परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां तक हमको दिक्कत। चलिए, तो ये था इससे संबंधित फैक्ट्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब आइए महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं, जो इनकी भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में, है ना, उसको थोड़ा देखेंगे, क्योंकि पिछली दफा भी बीच में ही रह गया था, पूरे गांधी को देख नहीं पाए थे, है ना। तो बीच से नहीं, शुरू से ही स्टार्ट करेंगे गांधी को। ठीक है, कि गांधी के जन्म से लेकर के आगे तक बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत टेस्ट भी हो जाएगा कि कितनी बातें याद हैं, है ना, ये भी थोड़ा पता चल जाएगा कि जिन्होंने पढ़ा है तो स्टार्टिंग की कुछ बातें तो याद होनी ही चाहिए, है ना। तो ये जब हम लोग पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, है ना, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि सब चीज जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना, ये हमारा महत्वाकांक्षा रहता है, कंप्लीट हो जाए। लेकिन हम ये आकांक्षा नहीं रखते हैं कि अपने स्तर पर भी कंप्लीट कर ले कम से कम। ये भी तो होना चाहिए कि जो कंप्लीट हो गया वो हम अपने स्तर पर भी कंप्लीट कर ले। तो कोचिंग कंप्लीट कर देगा तो एग्जाम देने कोचिंग को थोड़ी ना जाना है? ना, ना मैनेजमेंट जाएगा ना टीचर जाएगा, इंतजार करेगा ये अगला बैच का। समझ रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये अपना इंतजार करेगा अगला बैच का। आप एग्जाम देने तो आप ही को जाना है, तो टेस्टिंग तो आप ही का होगा। तो जब टेस्ट में आप ही को बैठना है, तो इसलिए इसका इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि भाई टेस्ट में चूंकि हम ही को बैठना है, तो हमको सारी बातें याद हो जाए। तो संस्था अपने स्तर पे कंप्लीट करे, साथ साथ आप भी अपने स्तर पर कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए, तो महात्मा गांधी। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। अब ये क्या है, गांधी की स्थिति को देखिए। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो पहले तो इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लीजिए। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में, है ना। चलिए, पिता का नाम
माता का नाम पुतलीबाई लिख लेंगे। पिता का नाम मोहनदास। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी का मूल नाम है ना। कहीं पूछे कि मूल नाम, तो मूल नाम भी लिख लीजिए, ओरिजिनल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। ठीक है, पिता करमचंद गांधी ना, और माता पुतलीबाई। और पत्नी हम्म पुतलीबाई और पत्नी। बाल विवाह हुआ था गांधी जी का। आए, वाह। देखिए कौन बोला जी कि जब राष्ट्रीय पिता कर लिए तो हम कर लेंगे। अब तो तुम करबो करेगा तो नहीं आएगा जी बाल विवाह में। हैं? राजस्थान में होता है वहाँ थोड़ा कुछ लोग हैं जो पुरातन चीजों को मानते हैं। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहां पे वो पंचायत चलता है, खाप पंचायत। वो सब हाईयो कोर्ट से नहीं डरता है ना। वो सब रोडे पर पगला सब फांसी देता है। कोई लव मैरिज वाला मैटर मिल जाएगा ना, इंटर कास्ट वाला मैटर, तो बुला करके यार सजा सुना देगा। सरपंच सब बुलाएगा और सजा हो गया तो एकदम चौराहा पर दे देगा फांसी। ना वहाँ का स्थानीय प्रशासन को रोकने जाता है, ना वहाँ का सिस्टम सब ये सब काम करता है। तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब होकर के कभी इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। तो उस समय का समय था, परिवेश था ऐसा कि गांधी जी का हो गया 1883 में गांधी जी का ब्याह हुआ था। ठीक है, शादी हुआ था 1883 में, है ना। तो ये भी क्या था इनका, बाल विवाह ही था, है ना। तो 69 में जन्म हुआ था, 83 में विवाह, कितना साल हो गया। तो इस तरह से इनका विवाह हुआ। आगे लिखेंगे, इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लिख लेंगे 4 पुत्र। हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। तो रामदास देवदास को एक साथ कर दीजिए। रामदास और देवदास, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। हीरालाल, हाँ भाई, हरिलाल, मणिलाल, है ना। हाँ, हरिलाल और मणिलाल। अभी हरिलाल बड़ा फेमस है जी पटना में, है ना, स्वीट्स के लिए, है ना, जलेबी बढ़िया बनाता है। हाँ, तो रेस्टोरेंट भी है। हाँ, इन्हीं का है। उसको सब मालूम है, पूछ रहा कहाँ पे है। चलिए, तो हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए है कि रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, है ना। तो ये देवदास तो आप लोग जानबे करते हैं, बाप, एगो मूवी आया था जी देवदास, वो पगला गजब है देवदास था जी। अंतिम में जाके मरिए गया उसके घर के सामने, है ना, जाकर के प्राण त्याग दिया, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बाप ये सब चीज में नहीं जी, है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है कि नहीं आदमी सबको। आए, अब ट्रेंड बदल गया है। अब आए, क्या होता है, अभी भी जो दिमाग से काम नहीं करता था तो यह सब होता है। आज जो दिमाग से काम करता है, सही काम करता है, वो है कोई नहीं करता है। हाँ, तो समझदार हो गया, बढ़िया हो गया तो ठीक है। वो हो जाए ठुकरा के मेरा प्यार, है कि नहीं जी, बन जाए IAS OAS, है कि नहीं।
बिहार यूपी में दिल उल टूटता सब आईएएस बनता है जी, है ना। सीधे कहता है कि अब इसे छोटा मोटा नहीं, सीधे आईएएस बनेंगे। इसमें अजीब तरह का एनर्जी पावर होता है जी, है ना, सपोर्टिव रहता है ना अंदर से। अब पूरा मतलब इंट्यूशन। देखिए कभी कोई कुछ चीज आपको जब बुरा लग जाता है ना, ऐसा कहते हैं ना कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कहीं आपका इस चीज के लिए घनघोर बेइज्जती हो जाए, है ना, माने बहुत आपका बहुत अपमान हो जाए, तो उसके बाद मतलब बहुत ऐसा चांस है कि आदमी सब सुधर जाता है ना। जब अपमान हो जाता है तो क्या लगता है कि यार हमको अपना सम्मान प्राप्त करना है। आज जब बात सम्मान की लड़ाई की हो ना, तब दिन रात नहीं दिखता है, तब गर्मी नहीं दिखता है, तभी नहीं लगता है कि थक गए हैं, है ना, क्योंकि तब लगता है कि नहीं हमको रिवेंज लेना, हमको बदला लेना है। तो बस वही है कि रिवेंज पॉजिटिव हो। नहीं तो एगो तो और डायलॉग सब बनी ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो ई पगला का कौन ही डायलॉग देके चल गया, मर उड़ गया, आ सब इसको याद कर लिया। ये तो ठीक बात नहीं ना। एवरीथिंग इज फेयर कैसे हो सकता है जी? युद्ध का भी एक नियम होता है, ईमानदारी भी एक नियम है, लॉयलिटी भी एक नियम है। एवरीथिंग इज फेयर कैसे हो जाएगा? फेयर हो गया अगर, तब तो मान लीजिए कि तेजाब फेंकने वाला सब जायज हो गया ना। जो तेजाब फेंक देता है उसका कंसेप्ट क्या है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो फेयर कैसे हो गया? पुलिस पकड़ के उपाय करती है ना। फेयर का मतलब है पॉजिटिविटी, है ना, कि आराम से अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया, है ना, दे दिया तो दे दिया, क्या दिक्कत है? दूसरा कोहरा दूसरा है तो फिर धोखा देके जाएगा, है ना। हाँ, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो आपको छोड़ के गया उसको जीवन भर इस बात का अपराध बोध रहे कि गलती किया हमने, है ना, क्यों छोड़े। काबिल बना लीजिए अपने आप को, इतना आगे पहुंचा दीजिए कि वो आदमी को आपको देखने के लिए गर्दन उठाना पड़े, बराबरी में तो देख ही नहीं पाए, है ना। तो उसको जीवन में इस बात का अफसोस होगा। कितना सब होता है वही टूटल चप्पल हाथ में ले लेगा। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसा एगो हम लोग के गांव में हम लोग रोज देखते हैं उसको, मतलब कभी गांव चले जाए, बेचारा दिख जाता है। और उसके बारे में मतलब बहुत सीनियर आदमी है, तो उसके बारे में लोग कहता है कि मैंने वो जब वो पढ़ते थे तो मतलब उस समय के वहां के एकदम टॉप विद्यार्थी हुआ करते थे। उन्हें उनके आगे पीछे कोई नहीं था पढ़ाई के मैटर में, इतने टॉप क्लास के विद्यार्थी थे। लेकिन यही मैटर उनका हो गया। अब मैटर में हो गया बेचारे के कि दिक्कत हो गया, फिर शादी उदी हो गया उधर। अब शादी हो गया ना तो वो आती है, अभी भी जिसका शादी हो गया वो तो आती है। तो ये अपना एगो रख ले चप्पल, वो टूटल चप्पल है, वो बढ़िया नहीं है। आ टूटल का चप्पलवा कैसा मुड़िया में टांग लेगा, आए को पहन लेगा, वो टंगले रहेगा। उन्होंने कहा भैया क्या हाल है तेरी? जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। पूरा गांव उसका स्टोरी जानता है। वो भी आती हैं तो वो भी उसको देखबे कर, लेकिन उसको उसको तो अब क्या लगता होगा जी कि बढ़िया हुआ कि इससे पीछा छूट गया, है कि नहीं, कि ऐसा पागल आदमी बर्बाद ही कर देता लाइफ को, है कि नहीं। तो अब वही चाहते कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करते, अपने करियर में बढ़िया स्थान पर जाते, है ना, बढ़िया जगह पर जाते, सम्मान प्राप्त करते। तो उसको एक गिल्ट रहता है ना, उसको लगता है कि नहीं मैंने अच्छा चीज खोया है। बुरा चीज खोने का किसी को दुख होगा कभी जी? किसी ने आपको खो दिया, आप रोड पर कचरा उठा रहे हैं, आप बगल से बढ़िया हुए खो दिए इसको, है। किसी ने आपको खो दिया, आप नीला बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं, कितना अफसोस होगा कि भाई दिक्कत हो जाएगा, है। ये तो अलग कंसेप्ट है। तुम्हारा तुम्हारा कैसे हो जाएगा जी? चलिए आइए। लड़का एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट नहीं करता है लड़का। अगर 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 आपको कोई धोखा देता है तो वो गलत है, लेकिन उसी व्यक्ति को आप दोबारा मौका देते हैं तो आप गलत है ना। इसलिए बस एग्जिट का दरवाजा एक बार खुला तो फिर खुल गया, है ना, एंट्री नहीं, है ना। फिर अगर आप अपने व्यक्तित्व को इतना कमजोर बना लीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। किसी से रिवेंज मत लीजिए, किसी से बदला मत लीजिए। किस बात का बदला? जिसको जो खुशी वो करे, लेकिन अपना व्यक्तित्व को बना करके रखिए कि ठीक है, अगर कोई ऐसा आ भी गया जिसको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक मानवता के नाते करिए। लेकिन फिर से वही राग अलाप रहे कि नहीं ठीक है आप आ गए, हम तो खुश हो गए, हम तो प्रसन्न हो गए, हमारी आत्मा तो भटक रही थी, हम तो इंतजार में थे कि बस आप आ जाइए। तो ये सब इस तरह का चीज जो है सो
नहीं होना चाहिए, है ना। रियलिटीज के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खैर, तो रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, ठीक है, ये चार लोग थे। आगे लिखेंगे। अब एक और पुत्र था जिनको उन्होंने, वो पुत्र थे नहीं लेकिन उनको पुत्र का उपाधि मिला था, जमुना लाल बजाज। तो नोट करके लिख लेंगे कि जमुना लाल बजाज को, जमुना लाल बजाज को दत्तक पुत्र के रूप में, जमुना लाल बजाज को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। दत्तक पुत्र यानी वही पुत्र मान लेना या अडॉप्ट कर लेना, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। अब देखिए, लंदन प्रवास, आगे लिखेंगे लंदन प्रवास, मतलब जो लंदन गए बरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ाई के लिए, आएंगे तब ना। अरे तो कहे काट दे, कहे के लिए काट दे, आगे बढ़ेंगे ना। अभी अब हो गया सामान्य परिचय, अब चल रहा लंदन, लंदन से आएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में, कि पहले ही चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, क्रोनोलॉजी में चल रहा है। ठीक है, कहे हटा दे हेडिंग भाई, गांधी का पूरा चीज उसमें ना, तो इसमें तो आप पहले सामान्य परिचय पढ़िए। हाँ, हटाना क्या है, हेडिंग में से कुछ दिक्कत हो रहा है। आप ये पूरा क्रम ना है, ये पूरा घूम के आइएगा, लंदन प्रवास देखेंगे, लंदन प्रवास से ही उनका यात्रा शुरू हो जाएगा, है ना। लंदन प्रवास से सीखेंगे बैरिस्ट्री, उसी बैरिस्ट्री का पढ़ाई का प्रयोग अफ्रीका में करेंगे, अफ्रीका से मैटर शुरू होगा, फिर बिहार भारत से कनेक्ट करेगा। हाँ, चलिए आगे लिखेंगे लंदन प्रवास। तो लंदन प्रवास में लिखेंगे 1889 से 1891, 1889 टू 1901, 1889 से 91 कहेंगे कि लंदन में 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई या वकालत की पढ़ाई, लंदन में 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके बंबई वापस लौट गए। ठीक है। बंबई लौट गए और यहीं पे ये लिखेंगे कि बंबई में इनके पिताजी के मित्र दादा अब्दुल्ला, बंबई में इनके पिताजी के मित्र दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात हुई, दादा अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात हुई, जो जिनका जिनका दक्षिण अफ्रीका में व्यापार था। और इसी व्यापार के कानूनी संदर्भों को कानूनी संदर्भों को समझने का काम महात्मा गांधी को दिया गया। और इसी संबंध में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए
अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है। गांधी, अगला पॉइंट लिखेंगे कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। पूछा सकता है पहली बार किस बंदरगाह पे उतरे थे गांधी, तो नटाल बंदरगाह। दक्षिण अफ्रीका में गांधी नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, तो गांधी नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। ठीक है, अगला पढ़ लेंगे कि 7 जून 1893, 7 जून 1893 को सात जून 1893 को गांधी जी के जीवन में, गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने जिसने गांधी के पूरे जीवन को बदल के रख दिया, जिसने गांधी के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। जो घटना था मेरिट्सबर्ग रेल कांड, मेरिट्सबर्ग रेल कांड। मेरिट्सबर्ग, पीटर मेरिट्सबर्ग लिखा रहता है। ठीक है, पूरा लिख लो भाई, पीटर मेरिट्सबर्ग कांड। यही 7 जून 1893 को हुआ था। हुआ क्या था, तो गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। ठीक है, ट्रेन पकड़े थे और ट्रेन में टिकट था फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटाया था गांधी जी ने, तो बैठेंगे आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट कटा के बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन टीटी जो है वो टिकट चेक करने वाला आया, तो सब अंग्रेज अफ्रीका में वह सब वहीं पर, ये सब कहीं छोड़ले नहीं था कोनो जगह, है ना, सब जगह जा करके ये सब बैठा हुआ था। तो डरबन से प्रिटोरिया जब ये जा रहे थे, तो वहीं बीच में एक स्टेशन पड़ा मेरिट्सबर्ग, पीटर मेरिट्सबर्ग। ये ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे कहां से कहां जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया, प्रिटोरिया से डरबन नहीं, प्रिटोरिया नहीं था, डरबन लिखिए। हाँ, डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, आई बीच में कोई स्टेशन पड़ता था पीटर मेरिट्सबर्ग। तो यहीं पर टीटी इनके केबिन में घुसा, है ना। देखिए फर्स्ट क्लास में भी आप यात्रा करिएगा तो टीटी ज्यादा परेशान आपको नहीं करता है, तो उसको पता है कि फर्स्ट क्लास में बैठल है तो पावर लेके बैठा होगा, है ना। तो डट मतलब फर्स्ट क्लास में टीटी आके ज्यादा डटा जाता है, टीटी हट पगला, दूसरा नहीं काम नहीं करता है, घुस जाते हो कभी भी। है फर्स्ट क्लास में तो पहले बात कोई बैठा जा ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अब फर्स्ट क्लास का जो फेयर होता है वो फेयर हाई रहता है एकदम, तो ऐसे में ठीक ठाक जिनका इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वही बैठेंगे, तो मतलब कि ठीक ठाक स्थिति में होंगे वही बैठ पाएंगे। तो उसमें टीटी जा बार बार जाकर के टिकट नहीं है, जनरल में कब घुस जाता है, स्लीपर में कब आ गया, सीट नंबर कितना है भाई बताओ, और में जाने का हिम्मत नहीं, जाएगा भी नहीं, तो एकदम धीरे से कहेगा सर मिलाना था नहीं, डराइले बोलेगा कि भीतरवाज में बैठे कहीं डांट ना दे,
है ना। तो वहां पे ये कहते हैं कि समर्थ के ना कछु दोष करे, और वही टीटी का एटीट्यूड बदल जाता है स्लीपर में आने के बाद। और जब जनरल में तो एकदम विलन हो जाएगा, है ना। हाँ, जनरल में आ गया तब तक एकदम उठा फुटा कर देगा, "ए, हटाओ इसको, कहाँ रख ले गेट पर", ऐसे कर देगा एकदम। वह टीटी जब जाएगा फर्स्ट क्लास में तो एकदम शांत से, है ना। तो ये जगह जगह का बात होता है। तो ढकले देता है नहीं, विदाउट कोनो पकड़ा गया तो उसका हालत खराब कर देगा। तब इसमें चढ़ गया सब पीटर मेरिट्सबर्ग में। अब गांधी जी वाला केबिनवा में घुसा। अब गांधी जी को देखा कि ये तो आराम से बैठे हुए हैं, एकदम पूरा बेल बटन लगा करके, सब ठीक था, लेकिन मुंहवा करिया था। तो देखते पहचान गया कि माने अंग्रेज तो नहीं है। तो बोला तुम यहाँ कैसे आ गया जी, तुमको यहाँ परमिशन कौन दिया? गांधी जी का परमिशन, टिकट कटाना पड़ता है, अब मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, हमने टिकट कटाया, इसमें क्या परमिशन लेना है? बोला कि टिकट तो है, ठीक है, टिकट के साथ अंग्रेज भी होना चाहिए, मुंह भी गोरा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि खाली टिकट हो जाता है, टिकट खाली मेरिट नहीं है। तो गांधी जी बोले ये बात तो गलत है, रंग का क्या मतलब है? लेकिन रंग भेद की नीति अफ्रीका में खूब जोरों पर थी उस समय, है ना, कि गोरों और कालों के बीच बहुत भेदभाव किया जाता था। तब वही गांधी जी कहे कि भाई हम नहीं उतरेंगे। बोला नहीं उतरोगे तो सामान उतार के फेंक देंगे, है ना। गांधी जी बोले कि हम नहीं उतरेंगे, आपको जो करना करिए। बहुत बेइज्जती किया सब। गांधी जी का सारा झोला वाला बैग उठा के फेंक दिया बाहर। बोला अब उतरो। गांधी नहीं उतरे तो पूरा उठा के कलरवा पकड़ के गर्दन से लेके पगला जाओ यहाँ से। उतार दिया गांधी जी को, हाँ, पूरा एकदम मैंने बेइज्जती के साथ, अपमान के भाव के साथ उतारा। ये नहीं कि गांधी जी भी उतरने वाले तो थे नहीं, ऐसे आराम से उतरने वाले नहीं थे। गांधी जी कह दिया उतर जाए, तो बेचारा अपना किए कि भाई नहीं उतरेंगे। लेकिन सब क्या किया कि जबरदस्ती अपमानित कर दिया गांधी जी को। अब वही गांधी जी का अपमान हो गया था ना, कि जब आदमी का अपमान हो जाता है और उसके जब हृदय पर आघात होता है तो वो सोचता है कि भाई अब हम इसका बदला लेंगे। तो गांधी जी मजबूत व्यक्तित्व के आदमी थे, वो रोने वाले नहीं थे कि उतार दिया था कोई बात नहीं, रो लिया, दूसरा गाड़ी पकड़ के चल गए आराम से। गांधी जी ने निश्चित किया कि ठीक है। ये क्यों किया, हमको उतारा मेरिट्सबर्ग में। देखिए डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, मेरिट्सबर्ग में उतारा, इसलिए इसको मेरिट्सबर्ग रेल कांड कहा जाता है। यात्रा हुई थी डरबन से प्रिटोरिया की। यात्रा का दिन था 7 जून 1893। ठीक है। तो जब पीटर मेरिट्सबर्ग में उनको उतारा तो यहीं पर गांधी ने निश्चित किया, ये उतारा क्यों था? रंगभेद की नीति के वजह से, है ना। तो गांधी ने कहा कि तुमरा अंग्रेज लोग, तुरा लोग के रहते रहते हम ऐसा बना देंगे कि काला आदमी आराम से फर्स्ट क्लास में यात्रा करेगा, तुम्हारा हिम्मत नहीं होगा रोकने का, है ना। तो वहां तो गांधी उतर गए और वहीं से निश्चित किया कि अब लड़ाई बाद में होगा, केस बाद में देखेंगे, अब पहले ही मुद्दा सॉल्व कर लेते हैं। और गांधी ने वहीं से यह दृढ़ निश्चय किया कि हम अंग्रेजों की इस गलत नीति का विरोध करेंगे। और इसी के तहत गांधी ने क्या किया कि वहां पर एक संस्था बना दी, नटाल इंडियन कांग्रेस। लिखेंगे 1894 में, 1894 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके माध्यम से गांधी जिसके माध्यम से गांधी रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ किए। जिसके माध्यम से गांधी आवाज उठाना प्रारंभ किए। ठीक है। इसके बाद फिर अब गांधी ने तमाम काम किया अफ्रीका में। लिखेंगे 1903 में, 1903 में इंडियन ओपिनियन
इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है। तो 1903 में क्या किया, इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र लाया। 1904 में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उन्नीस सौ चार में क्या किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट 1910 में क्या, फिनिक्स जगह ही एक नाम है ना, इसके लिए साबरमती आश्रम है, तो साबरमती जगह ही है। वैसे फिनिक्स साउथ अफ्रीका का ही प्लेस है, वहीं पर किया था, जगह ही है फिनिक्स आश्रम, है ना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1910 में टॉल्स्टाय फॉर्म 1910 में टॉल्स्टाय फॉर्म की स्थापना की। हाँ, फॉर्म 1904 में बनाया था फिनिक्स। और 1910 में टॉल्स्टाय फॉर्म, टॉल्स्टाय से गांधी काफी प्रभावित थे ना। टॉल्स्टाय के बहुत सारे बुक्स पढ़ा था गांधी ने, तो टॉल्स्टाय के व्यक्तित्व का गांधी के व्यक्तित्व पे प्रभाव था ठीक ठाक। ठीक है। तो 1910 में टॉल्स्टाय फॉर्म यहां पर लिखेंगे नोट करके, टॉल्स्टाय फॉर्म में नोट करके लिखेंगे कि इस फॉर्म का निर्माण जर्मन शिल्पकार या जर्मन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट जर्मन आर्किटेक्ट कालेन बारब कालेन बारब ने किया था। कालेन बारब, ठीक है, कालेन बारब ने किया था। ठीक है। और ये टॉल्स्टाय फॉर्म आप पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ हुआ था, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं है जगह का, ये आदमी का नाम है। टॉल्स्टाय फॉर्म कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, कहां पर, है? पिछला क्लास में तो बहुत कुछ कम लिखे ले थे, इतना तो लिख ले थे पिछले में, नहीं लिखे ले थे, क्योंकि पिछला बार जा रहे थे फ्लाइट से, इस बार जा रहे हैं ट्रेन से आराम से, है ना, है ना। तो ट्रेनवा ठीक है ना रहता है, ट्रेनवा में दिक्कत नहीं है, माने कहीं खाली पटरी से उतरा तब दिक्कत है, बाकी उनमें तो हमेशा खतरे रहता है। एक बार जब वो स्टार्ट होता है तो सब कहती है आके hostess कि भाई बांध लीजिए, कितना आदमी सब रहता है फ्लाइटवा में, जब वो आएगी ना गाइडेड देने के लिए कि भाई अपना बांध लीजिए बेल्ट, तो कहता है कि ना काम करिए मैडम, आप खाली सामने रहिए ना हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, क्या कि फोकस बना रहेगा पगला, एक से एक आदमी सब यात्रा करता है जी, तो पता नहीं चलेगा। नहीं पता, कोई घटना कब पता चलता है आपको, जब आपका ध्यान मतलब कहीं रहे तब ना, रिलैक्स है तब पता चले, आज तो एकदम फोकस बना हुआ है। अरे मंत्री था ना जी भारत सरकार में, वो क्या नाम है, बाबुल सुप्रियो मंत्री थे, अब वो पार्टी छोड़ दिए हैं, आसनसोल से वही सांसद थे पहले, तब ना अभी चल के ममता दीदी की पार्टी में, तो वो आदमी वो फ्लाइट से यात्रा कर मंत्री जी, वो फ्लाइट में यात्रा करते करते निश्चित कर लेकर हमको एयर होस्टेस से शादी करना है, एयर होस्टेस से कर लिए, है ना, जो बाबुल सुप्रियो है वो एयर होस्टेस से कर लिया जवान शादी, अभी बीजेपी छोड़ दिया, चल गया ममता दीदी की पार्टी में, वो मंत्री था पहले वो, है ना, मिनिस्टर थे, अभी चल गया वही, तभी ना आसनसोल का विवाद हो गया, आसनसोल से किसको टिकट दिया जाए, तो पहले आसनसोल से वही सांसद हुआ करते थे,
तभी उधर से ममता बनर्जी ने लड़ा दिया शत्रुघ्न सिन्हा को, इधर से पवन सिंह को दिया गया था, तो पवन सिंह का तो अपने मैटर गड़बड़ था सब। गीत ऐसा ऐसा गा दिया था कि कलकत्ता को लेकर के, बंगाल को लेकर के वो हवा कर दी। वो पवन सिंह समझ गया कि भाई इधर से लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो अपना वो ये कर लिया। अब अभी जिसको जिनको मिला हुआ है टिकट वहां से, तो मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आसनसोल का स्थिति है कि आसनसोल हमेशा कोई नेता मतलब अभिनेता टाइप का ही आदमी जीतता है। बाबुल सुप्रियो भी पहले अभिनेता था, हाँ, टीवी सीरियल में बहुत काम उम किया है वहां पर, है ना, तो उस आराम से जीतता था। अभी ऑपोजिशन ने शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया है, वही शत्रुघ्न सिन्हा जो यहाँ पटना से सांसद हुआ करते थे पहले, है ना, तो यह पटना से रहते थे। और जब ये पटना से तो यहाँ आती थी सोनाक्षी सिन्हा प्रचार करने के लिए, है ना, घूम को वोट वोट मांगती थी पूरा, है ना। यहाँ पूरा ऐसा भी एरिया जो है, इधर सब पीछे का एरिया लाला जी लोग का एरिया है, शत्रुघ्न सिन्हा लाला जी है, पूरा एकदम घरे घरे घूमता था सब, भाई वोट हमको दीजिए। लेकिन ऐसा ना मैटर, वो मोदी जी से मैटर गबड़ा गया, यहाँ हो गए, उनके जगह पर दूसरा व्यक्ति आए हैं। ये बिहार में जातिगत समीकरण सब ध्यान रखता है, तो फिर जो अभी जो लड़ रहे हैं यहाँ पे रविशंकर प्रसाद लल्ले हैं, वो लल्ले जी हैं, तो वो अपना पूरा अभी घूम रहे हैं कि भाई वोट। ऐसे ही लोग को चुनाव से पहले नहीं देखिएगा, घर यहीं पे है, लेकिन कभी नहीं देखिएगा। अभी चुनाव है तो अपना पूरा गर्मी में सब आप लोग अपना घूम रहा है, अपना कर रहा है सब। हाँ, चलिए। तो कालेन बारब ने जो है वो इसका निर्माण कराया था, ठीक है, ये शिल्पकार थे। आगे लिखेंगे। हाँ, जगह मैंने पूछा था ना कि जगह कहाँ था, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। हाँ, प्लेस जहाँ पे स्टार्ट एस्टेब्लिश हुआ लियो टॉल्स्टॉय फर्म, वो जोहान्सबर्ग में एस्टेब्लिश हुआ था, जोहान्सबर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आगे लेंगे कि यहीं पर गांधी जी ने, यानी कि अफ्रीका में ही, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पत्रिका निकाला था 1910 में। हिंद स्वराज, है ना। देखिए, ये जो हिंद स्वराज था, इसका पहला संस्करण फिनिक्स आश्रम से निकला था, है ना। फर्स्ट जो एडिशन आया था वो कहां से आया था, फिनिक्स आश्रम से आया था। और लैंग्वेज इसका क्या था, गुजराती, गुजराती भाषा में आया था, ठीक है। हाँ, पहला संस्करण जो था वो गुजराती भाषा में आया था। इसका विषय वस्तु क्या था हिंद स्वराज का, तो इसमें स्वराज बताया गया था कि स्वराज क्या होता है, स्वराज का क्या मतलब होता है, तो स्वराज को इसमें व्याख्यायित किया गया था, ठीक है, स्वराज, ठीक है। हम्म, क्या, हाँ, 1906 सत्याग्रह भी उन्होंने किया था वहां पर, एक रंग भेद के खिलाफ में किया था, और सक्सेसफुल भी रहा था, है ना। तो स्वराज, इसमें क्या किया था इन्होंने, स्वराज की व्याख्या की थी कि स्वराज होता क्या है, स्वराज्य का क्या महत्व है, और इसी वजह से गांधी का हिंद स्वराज बड़े स्तर पर फेमस हुआ था, है ना, जिसमें उन्होंने स्वराज्य की अपनी अवधारणा दी थी। एक इनकी जो और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि था, वो आप लिख सकते हैं, वो है 1906 का गांधी का सत्याग्रह, 1906 का गांधी का सत्याग्रह, ये गांधी का प्रथम सत्याग्रह था जी। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी 1906 इन साउथ अफ्रीका। 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। रंग भेद के खिलाफ ही किया था। और लिख लेंगे कि गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके, साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके
लोगों को जिता दिया था। मतलब कहने का मतलब इनका ये पहला सत्याग्रह सफल रहा था। ठीक है, चलिए लेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट गए। है ना? ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौट गए और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। पहले, हाँ, हाँ आने के बाद ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से अच्छी थी। हाँ तो लेकिन गुरु के तौर पे स्वीकार नहीं किया था उस समय। बाद में विचारों से प्रभावित हुए, इम्पैक्ट हुए, तो उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना कि ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं। और उसके बाद उनके निर्देशन में, उनका ही आदेश था गांधी जी को कि ऐसा करो, अगर आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है, भारत में अगर चीजों को आपको देखना है, तो आप भारत का भ्रमण कीजिए, आप भारत को समझिए कि भारत क्या है। तो गांधी जी का भारत आने के बाद पहला काम जो हुआ, हुआ भारत का भ्रमण, कि पूरा इंडिया घूमिए, अब देखिए कि इंडिया में क्या है। वही गांधी जी ने पूरा भ्रमण किया। अब भ्रमण करने के बाद जब 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी गए, तो गांधी ने कड़े शब्दों में कांग्रेस के लोगों का मतलब आलोचना किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंच पर बैठे चंद लोग यदि ये समझते हैं कि हम भारत को समझते हैं, हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता है, तो वो गलत समझते हैं। क्योंकि भारत के आंदोलन का नेतृत्व वही कर सकता है जो भारत को समझता हो। इसके लिए पहले आपको भारत घूमना चाहिए, भारत को देखना चाहिए कि भारत के उत्तर की स्थिति क्या है, भारत के दक्षिण की स्थिति क्या है, भारत के पश्चिम की स्थिति क्या है, भारत के पूरब की स्थिति क्या है। इन सभी स्थितियों को देखने के बाद ही आपको अपना कोई धारा बनाना चाहिए, अपना कोई काम करना चाहिए इस तरह का, है ना? तो ये बात वहां पर बड़े स्तर पर कही गई थी। और इसी चीज को लेकर के जब गांधी जी ने कहा, तो देखिए गांधी में और बाकी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में क्या अंतर है। और यही से 1915 से 1947 का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मूवमेंट है, उसको कहा जाता है गांधी युग, गांधी एरा। क्योंकि गांधी से आने के पहले का आंदोलन और गांधी के बाद का आंदोलन में आप जमीन आसमान का अंतर देखिएगा। गांधी को आखिर क्यों कह दिया गया कि ये गांधी युग है? उससे पहले कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में, जिसके लेकर के हम कह दे कि ये एक युग व्यक्ति है, इसने युग पुरुष काम किया। कि गांधी की क्रेडिबिलिटी ये है कि इस व्यक्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। उससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन का ना तो कोई दिशा था और ना ही इसका कोई दशा था। मतलब ना तो इसको पता था कि इसका डायरेक्शन क्या है और ना ही इसको पता था कि इसका सिचुएशन क्या है। गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि एक तो तुम्हारी दशा बहुत खराब है और तुम्हारी दिशा भी भटकी हुई है। और गांधी का जो सबसे बेहतर का जो काम था, जिसकी वजह से गांधी गांधी हुए, कि गांधी से आने के पहले भी आंदोलन हुआ और गांधी के बाद भी हुआ। लेकिन गांधी के आने और गांधी के बाद वाले में एक बेसिक जो अंतर आप देखेंगे वो ये है कि गांधी से पहले वाले किसी भी मूवमेंट में व्यापक जन समूह आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसमें जन समर्थन बड़े स्तर पे मिला हो। लेकिन गांधी के आने के बाद जन समर्थन बड़े स्तर पे मिला। क्यों मिला? क्योंकि गांधी ने भारत के हर वर्ग को यह समझाया कि तुम्हारा दुश्मन एक ही है, अंग्रेज।
उससे पहले मजदूर अपना अलग आंदोलन करते थे, कृषक अलग आंदोलन करते थे, महिलाओं का अपना अलग मुद्दा चलता था, गरीबों का अलग मुद्दा चलता था, उच्च वर्ग के लोगों का अलग मैटर चलता था, निम्न वर्ग का अलग चल रहा, यानी सब लोग बटे हुए थे, अब बट बट के विद्रोह कर रहे थे। गांधी ने कहा कि जब तुम्हारा दुश्मन एक ही है, दिक्कत तुमको एक ही आदमी से है, तो ये सब लोग अलग अलग क्यों कर रहे हो, सब एक हो जाओ, और सब एक होकर के तब आंदोलन करो। और ये गांधी ने किया कि सबको एक कराने की कोशिश किया, और आम आदमी को ये समझाया कि आप देखिए देश की आजादी की लड़ाई में आपका भी योगदान आवश्यक है। पहले लोग ये नहीं समझा पा रहे थे, पहले तो आजादी की लड़ाई चंद कुलीन लोगों के हाथ में थी, मतलब जो अमीर लोग थे वो लोग, तो गरीबों को लगता था कि आजादी की लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये इन अमीरों की है, ये लड़े ये जीते। उनको मतलब ही नहीं था, उनको तो अपने बेसिक खाने के लिए स्वतंत्र स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो उनको लग रहा था कि हमको खाना मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको कपड़ा मिल जाए, यही मेरी आजादी है, इससे आगे हमारी आजादी नहीं है। लेकिन गांधी ने ये स्वराज की बात की, गांधी ने समझाया कि आजाद होगा तो उसका क्या फायदा होगा, उसकी क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से आप देखेंगे कि आम वर्ग भी पूरे तौर पे जुड़ गया, और आम वर्ग के जुड़ने का रिजल्ट ये हुआ कि पूरा आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो धारा है वो बदल गया, डायरेक्शन जो है सो चेंज हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करें, तो अभी कुछ काम हम सब चल रहा है, अभी कुछ काम लोग कराएगा, है ना। ये तो और मैं खींचता अभी आगे खींचता ही हूँ, लेकिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था नहीं सब काम हम कराना है, फिर आगे भी क्लासेस हैं शाम को, अगर नहीं होगा बीच में तो शाम का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, और ये 2003 से मनाया जा रहा है।